बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जब भी नया लेक्चर स्टार्ट हो, जब भी नया लेक्चर स्टार्ट हो, आपने दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, खलूस नीयत के साथ दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है जो कि पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अमले इस्तखराज। कौन सा अमल? अमले इस्तखराज, ये वाला अमल पढ़ें। तो ये जो नया टॉपिक है अमले इस्तखराज, इसके टोटल जो लेक्चर होंगे 6 लेक्चर होंगे। कितने लेक्चर होंगे? टोटल 6 लेक्चर्स होंगे, जिनमें से पहला लेक्चर आज है। दूसरा लेक्चर ये जो अमल तखफीफ, इसके जो अहम तरीन तरीकों में से पहला तरीका दूसरे लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। तीसरे लेक्चर में फटकने का अमल पढ़ेंगे। चौथे लेक्चर में मिकान के तरीके से निथारना, और पांचवें में जो शानदार बनाना, निचोड़ना, और छठे लेक्चर में अमले मुलायम करना और अमले निचोड़ना का आपस में बाहमी रिलेशन। ये 6 लेक्चर में अमल इस्तिखराज का मुकम्मल टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। तो आज अमल इस्तिखराज का पहला लेक्चर है। तो अमल इस्तिखराज के लफ्जी मानी क्या है? खारिज करना। ये जो लफ्ज बना ना इस्तखराज, ये लफ्ज निकला है खारिज करने से, यानी कि इस्तखराज किसी चीज को किसी चीज में से खारिज कर देना, निकाल देना, या दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि अपनी ज़रूरत की चीज़ या अपनी मतलूबा चीज़ को हासिल करना, किसी शय में से अपनी मतलूबा चीज़ को हासिल करना। इसके साथ मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। किसी ने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। क्या कहा? कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। तो उसने पूछने वाले ने पूछा, भाई क्या, कौन सा इंजीनियर बना है, क्या करता है वो? कहता है कि सब्जी मंडी में से छोटे आलू बड़े आलू लहदा करता है। नहीं समझे? तो मतलब कहने का ये कि देखिए आजकल प्याज बड़ा महंगा है। करप्ट हुक्मरानों की बात याद आ गई। करप्ट हुक्मरान, उनकी करप्शन के किस्से मशहूर, परले दर्जे की करप्शन, परले दर्जे की, और जिस करप्शन पे उनको कोई निदामत भी नहीं। इतने बेशर्म, और बेशर्मी का बड़ा लेवल, बेशर्मी का बड़ा, ढटाई का बड़ा लेवल, कि उस पर उनको कोई निदामत ही नहीं है कि हम कितनी करप्शन कर रही हैं, और करप्शन करने की वजह से गरीब आवाम पे क्या बीत रही है, उनको इस चीज़ का ज़र्रा भर भी एहसास नहीं। यानी कि वो बेशर्मी के इस बड़े लेवल पर गामजन है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आवाम के अंदर शऊर पैदा हो जाए, आवाम के अंदर शऊर बेदार हो जाए, और आवाम करप्ट हुक्मरानों को सिलेक्ट ना करे, करप्ट हुक्मरानों को ना चुने, तो क्या होगा? जब अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो अच्छे लोग अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत रखते हैं। उनमें से एक नाम, बेशुमार नाम है, अच्छे लोगों में से एक नाम है डॉक्टर ताहिरुल कादरी, जिनका एक इनकलाबी विजन है, एक इनकलाबी नुक्ता नज़र है, जिनका एक अपना नज़रिया है, जो एक अपना पूरी सोच रखते हैं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल उनको एक अबूर हासिल है कि मुकम्मल निज़ाम को कैसे चलाना चाहिए। तो जब अच्छे लोग सामने आएंगे, तो वो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के अदारे हैं बड़े बड़े, उनको बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे। पाकिस्तान के बड़े अदारों में 5-6 अदारों का नाम बताता हूँ। अगर ये 5-6 अदारे सही हो जाएं, तो पाकिस्तान का मुकम्मल निज़ाम सही हो जाएगा, और करप्शन का खात्मा मुमकिन है तब जब ये 5-6 अदारे सही हो जाएंगे। 5-6 अदारे कब सही होंगे? जब मुल्क की भाग दौड़ अच्छे लोगों को देंगे। करप्ट लोग, अच्छा वो लोग जो सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं, उनको ये मत समझें कि ये हमारे फायदे के लिए आ रहे हैं। नहीं, जो कुर्सी हासिल करने के लिए आते हैं वो कभी भी गरीब आवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। उनको अपनी कुर्सी अजीज है कि कुर्सी मिल जाए, उनको किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार सही तरीके से मिले, भले गलत तरीके से मिले, इक़्तिदार मिल जाए, उनको इसी से गर्ज होता है। बहरहाल पाकिस्तान का बड़ा अदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू, पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है। पाकिस्तान का जो बड़ा अदारा है स्टेट बैंक। पाकिस्तान का जो बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन का अदारा। पाकिस्तान का बड़ा अदारा है
नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब का अदारा। तो ये 5-6 बड़े अदारे हैं। अगर ये अदारे सही हो जाए तो सारे मामला सही हो सकते हैं। सिर्फ एक और 5-6 अदारों में से जो शुरुआत हैं, शुरुआत इलेक्शन कमीशन के अदारे से की जाए। इलेक्शन कमीशन के अदारे को स्टेट बैंक हदायत देगा, मालूमात देगा कि पाकिस्तान के अंदर फलां फलां बंदा करप्ट है, फलां फलां बंदे ने फलां फलां बैंक से उधार लिया, कर्ज की मद में पैसे निकलवाए, फिर हड़प कर गया 2 नंबरी की, और सियासी प्रेशर डलवाकर उस कर्ज को माफ करवा लिया। तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ये अदारा इंफॉर्मेशन देगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उन तमाम बंदों को जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने से पैसे निकलवाए, बैंकों से पैसे निकलवाए और फिर हड़प कर गए, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन का अदारा करप्ट होने की वजह से उनको ब्लॉक कर देगा, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल कर देगा कि वो दोबारा इलेक्शन कमीशन उनको टिकट नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देगा। तो करप्ट लोगों का सफाया हो जाएगा। ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। इसी तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वो अपनी इंफॉर्मेशन प्योर हालत में वो इलेक्शन कमीशन को देगा, वो बंदे निकाल दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो लोग जो टैक्स जमा नहीं करवाते, बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल्स के मालिक हैं, और वो क्या करते हैं जी, रेवेन्यू जमा नहीं करवाते, टैक्स जमा नहीं करवाते, बड़े मगरमच्छ जिनको कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उन बंदों को माइनस कर देगा। तो ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट बैंक है, तो ये अदारे जब इंफॉर्मेशन देंगे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन उन बंदों को क्या कर देगा, ब्लॉक, ताहयात, नाअहल कर देगा। ये है मामलात को सीधा करने वाली बातें। लेकिन जब तक ये सिस्टम हमारा करप्ट है, सिस्टम सही नहीं होता, उस वक्त तक ये अदारे भी सही नहीं होंगे। तो अदारों के अंदर जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, करप्ट लोग बैठे हैं, वो भी सही नहीं होंगे। तो इसके लिए अवाम को शऊर बेदार करना होगा, सही लोगों को आगे लाना होगा, फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए उनकी फिल्ट्रेशन होगी, स्क्रूटनी होगी, करप्ट लोगों को निकाला जाएगा, सही बंदे आएंगे। सही बंदों को जब पाकिस्तान की भाग दौड़ दी जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। बहरहाल बात हो रही थी प्याज की भी। प्याज इतना महंगा हो गया, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 150, 200, 250, जहां पे जिसका दाल लग रहा है वो बेच रहा है। प्याज को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर मनमानी मर्जी के साथ फरोख्त करते हैं। तो पाकिस्तान में किसी को पूछने वाला, बताने वाला नहीं। डॉलर आए रोज महंगा हो रहा है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो रही है, जो कि गरीब आवाम के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, जिनको 2 टाइम खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए कमर तोड़ महंगाई उनका क्या हाल कर देगी, ये एक सोचने का काम है। और ये सोच और ये फिक्र सिर्फ वही इंसान रख सकता है जिसके दिल में फिक्र रखने वाला, एहसास रखने वाला दिल हो। तो बहरहाल अपनी सिमतों को मुस्बत रखें, अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के रखें, हमारे नबी करीम से उम्मीद लगा के रखें, हमारे नबी करीम पर दुरूद शरीफ भेजते रहें और उनके दिए हुए सुन्नत तरीके पर, सुन्नत रसूल पर, सीरत रसूल पर अमल करते हुए अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें। ये ना सोचें कि मैं अकेला इस पाकिस्तान में, मैं अकेला सही काम करूंगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, कतरे कतरे से ही हमेशा दरिया बनता है। बस आप अपने आप को सही रखें, मुस्बत रखें, मेहनत करें और मेहनत से कमा के खाएं और दूसरों को भी मेहनत की तलकीन करें। सुन्नत रसूल ये है कि हमारे नबी भी बकरियां चराया करते थे और बकरियां चराकर अपना सिस्टम चलाया करते थे। तो इस तरह से मेहनत करें। हमारे नबी ने मेहनत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। मेहनत करें, अच्छे तरीके से चलें, खुद भी सुन्नत रसूल के मुताबिक चलें, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं और दूसरों को भी करप्शन के खिलाफ बोलने की हिम्मत पैदा करें। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक हदीस पाक जहन में आ गई, वो बताता चलूँ। बहुत ही अहम हदीस है कि वो कहते हैं कि ईमान का, हमारे नबी फरमा रहे थे कि ईमान का पहला दर्जा है कि अगर आप बुराई देखें तो बुराई को अपने जोरे बाजू के साथ, ताकत के साथ रोकें। पहला दर्जा ये है। दूसरा दर्जा कि अगर आप उसको ताकत के साथ नहीं रोक सकते, आपको खतरा है कि मैंने ताकत के साथ रोका तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो अगर खतरे का अंदेशा हो तो फिर ईमान का दूसरा दर्जा है कि बुराई को जुबान से बुरा कहें, बुराई को जुबान से बुरा कहें।
आजकल तो ये दर्जा भी लोगों में नहीं पाया जाता कि करप्ट लोगों को देखते हैं, करप्शन से भरपूर, जिनके पाकिस्तान की हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं और करप्शन में इस कदर मुलव्वस हैं कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो उसके बावजूद वो करप्ट लोगों को करप्ट नहीं कहते। खास तौर पे पटवारी लोग वो करप्ट लोगों को करप्ट नहीं कहते, कहते नहीं जी खैर है, नहीं जी खैर है, ऐसा ही होता है, नहीं जी खैर है, ऐसा ही होता है। देखे, करप्शन को ईमान का दूसरा दर्जा है कि करप्ट लोगों को, बुराई को जुबान से बुरा कहें, और ईमान का आखिरी दर्जा हमारे नबी ने फरमाया, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं रहता। आखिरी दर्जा ये है कि बुराई को अगर आप जुबान से भी बुरा नहीं कह सकते, इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जुबान से भी बुरा नहीं कह सकते, तो कम अज कम उसको दिल में बुरा जाने, बुराई को दिल में बुरा जाने। कभी आपके दिल में ये ना आए कि जी मैं तो अगर उसको बुरा जानूंगा, बुराई को, बुराई तो मेरे बुरा जान से क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, कतरा कतरा मिलने से दरिया बनता है। बस आप अपने आप को बेहतर रखें, लोगों के अंदर अच्छी सोच डेवलप करें, हमारे नबी की सीरत पर अमल करें और कोशिश करें बुराई के ईमान के आखिरी दर्जे पे ना पहुँचें, पहले दर्जे पर पहुँचें। करप्शन को, बुराई को ज़ोर बाजू के साथ रोकें। अगर ना रोक सकते हो तो कम से कम ज़ुबान से उसे बुरा कहें। ये कभी मत कहें कि नहीं जी वो ऐसा कर रहा है तो खैर है, दफ़ा करो सानू की। नहीं, बुराई को बुराई जाने, गलत बंदे को गलत जाने, बस मोटी बात। और ईमान के दूसरे दर्जे में तो कम से कम रहे ना, आखिरी दर्जे पे तो ना, जिन्हें बुराई को दिल में तो बुरा जाने। पटवारियों की ये हालत है कि उनको पता है कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां के लंदन फ्लैट्स है, उसने पाकिस्तान की ख़जाने को नुकसान पहुंचाते हुए लंदन फ्लैट बनाए। कहते हैं फिर भी क्या है, खैर है, उन्होंने कर लिया तो उनका हक था। ये है ईमान का आखिरी दर्जे से भी निकल जाने वाली बात, कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि बुराई को दिल में बुरा जाने, बुराई को बुरा ही जाने, कभी सही ना जाने, बस। तो अमल इस्तखराज ये है कि किसी भी चीज़ को उससे हासिल करना, किसी भी चीज़ को हासिल करना, निकालना। तो फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तखराज क्या हुआ, जैसा मैं कह रहा था ना, इलेक्शन कमीशन सही बंदों को चुने, करप्ट बंदों को निकाल दे, करप्ट बंदों का इस्तखराज कर दे, करप्ट बंदों को बाहर निकाल दे, और जो सही बंदे हैं उनको रहने दे, उनको वोट दे, उनको टिकट दे, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे। तो ऐसे ही फार्मेसी में भी ये है कि वो चीज़ें जो मतलूबा हों, जो चीज़ें मतलूबा हों, वो खाम अद्वियात, खाम नबातात में से, खाम अद्वियात में से अपनी मतलूबा चीज़ को हासिल करना, मतलूबा चीज़ को निकाल लेना, अमले इस्तखराज कहलाता है। दोबारा देखें, अद्वियाती पौधों से ठोस या माया महलूल में से खालिस अद्वियाती आमिल अज्जा को, मतलूबा अज्जा को, आमिल अज्जा को अलग करना या हासिल करना अमले इस्तखराज कहलाता है। अमले इस्तखराज के अहम तरीन तरीके कौन कौन से हैं? 5 तरीके अहम हैं। कितने? 5। कौन कौन से? पहला है जी अमले तखफीफ, पहला है जी अमले जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, पहला है जी कॉम्बिनेशन जिसे अमले तखफीफ कहते हैं। दूसरा है जी शिफ्टिंग एंड सीविंग, शिफ्टिंग एंड सीविंग जिसे हम फटकने का अमल कहते हैं। तीसरे नंबर पे है जी मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकी तरीके से निथारना। उसमें एक है डिकेंटेशन, निथारने का अमल, फिजिकली निथारने का अमल। और दूसरा है जी सेंट्रीफ्यूज। इसके यानी कि जो मैकेनिकल सेपरेशन है, इसके मजीद 2 तरीके हैं, इसके मजीद 2 तरीके हैं। और फिर तीसरा अमल इस्तखराज का तीसरा तरीका है जी डिकॉक्शन। वो स्टूडेंट्स जिनके पास मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, वहां पे ये तरतीब ऐसे नहीं लिखी हुई, वो अपने किसी नोटबुक पे अलहदा छोटे से कागज पे लिख के नोट्सों के अंदर चिपका ले, ये वाली तरतीब। तो चौथे नंबर पे है डिकॉक्शन यानी कि जुशांदा बनाना। 5वें नंबर पे है एक्सप्रेशन यानी कि निचोड़ना। निचोड़ने के फिर आगे 2 छोटे छोटे तरीके हैं जो हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे जी पेरकोलेशन, अमले निचोड़ना। दूसरे नंबर पे है जी मैसीरेशन। कौन सी रेशन? मासी की बात नहीं, और मासी आंटी, मासी, मासी की बात नहीं, और मैसीरेशन। कौन सी रेशन? मैसीरेशन। 5 तरीके हैं। तो अमले इस्तखराज का आज पहला लेक्चर है, अमले तखफीफ को पढ़ेंगे, और कल दूसरे लेक्चर में अमले तखफीफ के तरीके मुकम्मल हो जाएंगे। तीसरे लेक्चर में फटकने का अमल, चौथे लेक्चर में मैकेनिकल सेपरेशन पढ़ेंगे, 5वें लेक्चर में डिकॉक्शन, 5वें और 6ठे लेक्चर में एक्सप्रेशन, और 7वें लेक्चर में इन दोनों का आपस में कंपेरिजन पढ़ेंगे। 6 लेक्चर में आपका अमले इस्तखराज इंशाअल्लाह
मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं अम्ल तखफीफ, पहले को डिस्कस कर रहे हैं, अम्ल तखफीफ या कॉम्बिनेशन। देखें कि कॉम्बिनेशन है कि खाम दवा को अद्वियाती शक्ल देने के लिए छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करना या रेजा रेजा करना, सफूफ की शक्ल में तब्दील कर देना। यानी कि वो चीज़ बड़ी है, अद्वियाती अज्जा बड़े हैं तो उसको छोटा छोटा कर लेना, रेजा रेजा कर लेना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना, पीस लेना, ग्राइंड कर लेना, टुकड़े टुकड़े कर लेना, रेजा रेजा कर लेना, जो भी कह लें। तो ये सारे तरीके इसी अमले तखफीफ के ही तरीके हैं। तो छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करके सफूफ की शक्ल में तब्दील कर लिया जाता है, अमले तखफीफ कहलाता है। अमले तखफीफ के नतीजे में होने वाली तब्दीलियाँ, अच्छा याद कर लें, नोट कर लें कि जब अमले तखफीफ किया जाता है तो उससे गैर आमिल अज्जा, अच्छा अज्जा होते हैं दो किस्म के, आमिल अज्जा, गैर आमिल अज्जा। देखिए अमले तखफीफ के नतीजे में जो ये गैर आमिल अज्जा है ना, गैर आमिल अज्जा ज़ाया हो जाते हैं, गैर आमिल अज्जा ज़ाया हो जाते हैं और उसके पीछे क्या रह गया, आमिल अज्जा। जब आमिल अज्जा रह जाएंगे तो उसकी कुव्वत में फिर क्या हो जाएगा, इजाफा। ये पॉइंट पहला हो गया कि तखफीफ के अमल में गैर आमिल अज्जा क्या हो जाते हैं, ज़ाया, और गैर आमिल अज्जा के निकलने से आमिल अज्जा की कुव्वत में क्या हो जाता है, इजाफा। इसके बाद दूसरी बात है कि अद्वियात के खुशबूदार और वोलाटाइल आमिल अज्जा जो होते हैं, जो उड़ जाते हैं, तो अमले तखफीफ में वो उड़ जाएंगे और उससे आमिल अज्जा अपनी कुव्वत खो बैठेंगे। तो खुश करने के अमल में भी वो अपनी कुव्वत खो देते हैं। मसलन लौंग है, दालचीनी है, लुबान है या इलायची, इलायची को अगर पीस लें, छोटे छोटे कर लें तो उसकी खुशबू निकलेगी और कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद सारी खुशबू उड़ जाएगी। उसके फिर क्या होगा, आमिल अज्जा की कुव्वत कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे कि मुकम्मल दवा के मुकाबले में बाज़ दफ़ा मुकम्मल दवा हो तो उसके ज़ाया होने की चांस कम है। मुकम्मल दवा है ना, जब उसको पीस लिया, पाउडर बना लिया, रेज़ा रेज़ा कर लिया तो उसके अब ज़ाया होने के चांस ज़्यादा हैं। बस ये पॉइंट ध्यान रखें। अमले तखफीफ के अमूमी असूल कौन कौन से, यानी कि कौन से असूल हैं जिनकी बुनियाद पर अमले तखफीफ करवाया जाता है जी। पहले नंबर पे पिल्स, पहले नंबर पे पिल्स, कैचेट या तालीकी महलूलों में, क्या पिल्स, कैचेट या तालीकी महलूलों में अदविया का सफूफ जो है वो लतीफ़ तरीन हालत में होना चाहिए। यानी कि तखफीफ का असूल है, तखफीफ का कि उसको यानी कि लतीफ़, ये हमने कहा ना सफूफ की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए। तो असूल है कि इन चीज़ों को सफूफ जो बनाए वो लतीफ़ तरीन हालत में सफूफ होना चाहिए। और दूसरी नंबर में जो कम हाल पजीरी वाले अद्वियाती अज्जा है उनको भी लतीफ़ तरीन हालत में होना चाहिए। अब बात करते हैं छोटे पैमाने पर अद्वियात की तखफीफ के तरीके। सवाल ये था कि तखफीफ से क्या मुराद है, छोटे पैमाने पर अद्वियात की तखफीफ के तरीके बयान करें। 10 नंबर का सवाल 31वीं इम्तिहान में आ चुका था। तो हमने अमले तखफीफ की तारीफ भी पढ़ ली, उसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियाँ भी पढ़ ली, उसके अमूमी असूल भी पढ़ लिए और उसके तरीके भी मुख्तलिफ हैं। जिनमें से पहले जो हम कह रहे थे ना, टुकड़े टुकड़े करना, रेजा रेजा करना, वो किसी ने कहा था ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो वाली गल है। तो पहले नंबर पे है टुकड़े टुकड़े करना, स्लाइसिंग। दूसरे नंबर पे है गच्छी चोट लगाना या जरब लगाना, गच्छी चोट लगाना या जरब लगाना। तीसरे नंबर पे है कद्दू कश करना। कौन सा कश करना, वो बाज़ दफ़ा घरों में नहीं होते, घरों में चावल जर्दा बनाते हैं, मुंह में पानी आ रहा होगा शायद, चावल बनाते हैं, जर्दा बनाते हैं तो उसके अंदर गिरी डालते हैं। तो गिरी कुछ लोग तो डायरेक्ट ही काट के डाल देते हैं, कुछ लोग उस गिरी को कद्दूकश का वो मशीन होता है तो उससे कद्दूकश करते हैं, कद्दूकश करके बारीक करके फिर जर्दा में डालते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो कद्दूकश करने से भी वो चीज़ बारीक बारीक हिस्सों में तब्दील हो जाती है। तो वही बात है कि कद्दूकश करना जिसे ग्रेटिंग कहते हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पे है पीसना। चौथे नंबर पे है पीसना, छोटे छोटे हिस्सों में पीस देना। वो कहता है वो पीस के रख देंगे, काका तेनो पीस के रख देंगे। तो पीसना यानी कि जिसे कहते हैं ग्राइंडिंग। घरों में मशीनें होती हैं पीसने वाली, छोटी छोटी मशीनें पीसने वाली, ग्राइंडर होते हैं जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल के मशीनें होती हैं ग्राइंडर, जिससे हम पीस लेते हैं। पीसने के दो तरीके हैं, या तो मशीनों के साथ पीसना या फिर हावन दस्ता पेस्टल मार्टर के साथ पीसना। वो घरों में आपने देखा होगा पुराने दौर में होता था डंडा और कुंडी, कुंडी या कुंडा, कुंडा और सोटा, सोटा डंडा। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पेस्टल मार्टर, उर्दू में कहते हैं हावन दस्ता। मखसूस किस्म का होता है, पत्थर का बना हुआ भी होता है हावन दस्ता, तो उससे पीस लेते हैं। हावन दस्ते से भी पीसा जा सकता है और
इसके साथ साथ मशीनों से भी पीसा जा सकता है। ये है पीसना। और 5वें नंबर पे है जी सुरमा बनाना, लेविगेशन। अब ये जो 5 तरीके हैं ये मैंने वैसे काफ़ी हैं जो मैंने आपको डिटेल बता दी। इसके एक एक दो दो लाइनें आप लिखते जाएंगे, आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटे पैमाने पर अद्वियात की तकफीफ के तरीके हैं, इसको मैं तफसील नेक्स्ट लेक्चर में बयान करूँगा।